नमस्कार, जय हिंद मेरे बच्चों। मैं सुमित सर आपका मैथ्स वाले सर चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं इस बार आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 3 की 3.2 एक्सरसाइज की चटनी। जी हाँ, क्योंकि 3.1 का तो हमने हलवा बना दिया, इस बार 3.2 की हमने चटनी बना दी और चटनी इतनी स्वादिष्ट बनी है कि आपको भी मजा आ जाएगा खाने में। अच्छा, चटनी बने, हलवा बने, रायता बने, कुछ भी बने, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेथड बड़ी इजी हो जाती है हमारे लिए, आसान हो जाती है और आसानी से समझ में आने वाली हो जाती है। इसलिए मैं आपके लिए ये वर्ड्स कुछ ना कुछ यूज करता रहता हूँ। फिलहाल आप भी खुद भी कहोगे वाकई में कि ये हमारा जो मैथ्स इतना इजी कैसे होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना, आपका कंसंट्रेशन प्लस आपको थोड़ा सा जो है फोकस करके देखना होगा इस वीडियो को। और दूसरा ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठे ना, तो एक मन बना ले कि मुझे इतनी देर इसको पढ़ना ही है। पूरा वीडियो भले ही ना भी देखे तो थोड़े थोड़े पार्ट में देखे, जिससे आपको समझ में आए। अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसा कि दिमाग में नहीं घुस रहा है, रिपीट करके देख लें। कोई क्वेश्चन ऐसा है कि ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्किप कर दें। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और साथ ही साथ जैसे जैसे वीडियो समझ में आता जाए, वैसे वैसे लाइक भी करते जाओ, वैसे वैसे इसको शेयर भी करते जाओ, ताकि दूसरे लोगों तक ये पहुंचे और हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट सब्सक्राइबर्स का, वो हमें अचीव हो जाए। दूसरा ये कि एनसीईआरटी के जो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें मेरी भी इसमें ऐड करता हूँ, ताकि बच्चों को जो है डिटेल में और दूसरी मेथड से, आसान मेथड से जल्दी समझ में आए। और तीसरी बात कि अगर आप मान लीजिए एनसीईआरटी के अलावा कोई और रेफरेंस बुक भी फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना पड़ेगा। आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, मेथड नहीं समझोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए मैं आपके लिए पूरा की पूरा सॉल्यूशन इस चैनल पे लेके आया हूं। तो आपको जो है बने रहना है आपकी लास्ट एग्जाम तक, फाइनल एग्जाम तक, और बिल्कुल मेहनत करना है। मेरा पूरा आशीर्वाद है, मेरी पूरी प्रार्थना है भगवान से कि आपको जो है फुल मार्क्स आए मैथ्स के अंदर। चलिए इसी के साथ अपना अभियान शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लग जाते हैं अपने काम में। चलिए बच्चों, अपने आज के अभियान की शुरुआत में हमको जो है पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो है नीचे कुछ 6 अलग अलग पेयर दे रखे हैं इक्वेशंस के, जिनको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपना जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने इक्वेशन का एक पेयर है फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इस तरीके से क्या होगा कि आपको जो है वैल्यू पुट करने में, सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले आपको काम करना है, कोई सी भी एक इक्वेशन को आप उठा लो, जिससे कि हम अपनी नई इक्वेशन बना सके। ठीक है, हमें थर्ड इक्वेशन चाहिए रहेगी। तो आप जो है फर्स्ट अगर ले लेते हैं तो x प्लस वाई होगा इज इक्वल टू 14। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने फर्स्ट लिया तो आप भी फर्स्ट ले, आपको लगता है सेकंड लेना चाहिए सेकंड ले ले, है ना, लेकिन कोशिश करें कि कोई ऐसी वैल्यू ले जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए। तो कोई ऐसी इक्वेशन उठाए, तो हमने जो है फर्स्ट उठा ली। अब फर्स्ट से थर्ड बनाना है, क्या करेंगे, इस y को उधर भेज देंगे। आप चाहे तो x को भी भेज सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है किसको भेजें, किसी भी एक वेरिएबल को आप उधर भेज दें, ताकि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के लिए मिल जाए। तो y को अगर हम उधर भेजते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस का y, क्योंकि इधर प्लस का था इधर जाके माइनस। इस तरीके से ये हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू नहीं है, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इनमें से किसी एक इक्वेशन में। तो देखिए फर्स्ट से हमने थर्ड बनाई, अब थर्ड को रख देंगे सेकंड में। इस तरीके से क्या है, हमारी सारी इक्वेशन जो है प्रोसेस में आ जाएगी। तो अभी हम सेकंड में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे substituting value of x in इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हम जो है सेकंड इक्वेशन में तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सेकंड नंबर की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम रखते हैं कौन सी, ये वाली, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का y है, तो इसे भी लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 4। अब देखिए 14 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस वाई मिलके हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अब 4 को इधर लिया है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ ये तो इसमें माइनस नहीं होगा प्लस नहीं होगा, तो इसको उधर भेज देते और 4 को इधर लिया तो नंबर के पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 और ये 2y चले जाएगा यहाँ पे। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास में 10 बचेगा और इज इक्वल टू 2y चल रहा है। ये 2 मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। इससे ये कैंसल आउट करोगे,
है ना, तो y की कितनी वैल्यू बच जाएगी आपके पास में, y की जो है सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी 5। इसको आप इस तरीके से बॉक्स में लिख लीजिए। बहुत से लोग इसे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नाम दे देते हैं, पर हमें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ना करना है। आप लोग बस जो है सीधा सीधा काम करें कि आपने यहाँ पे y की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इस y की वैल्यू को हम उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रखना सबसे आसान है। आप यहाँ पे रखेंगे, 5 को यहाँ रखेंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी। आप इसे इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने कहा है तो इसमें रखे, लेकिन इसमें रखने का एक फायदा है, यहाँ पे सीधे सीधे आपको जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ रखते हो तो y की वैल्यू को फिर इधर लाओ, ऐसा करो तो है ना, थोड़ी आपको डिफिकल्टीज आएंगी। इससे बेटर है कि आप सीधे सीधे जो है थर्ड में रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। आपको इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रखना। इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी आपकी, इक्वेशन थर्ड हो जाएगी x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ठीक है। अब y की जगह रखना है बस वैल्यू, तो 14 माइनस y की वैल्यू क्या है आपके पास में 5, यहाँ आपने रख दिया 5, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में आ जाएगी 9। इस तरीके से जो है y और x दोनों की वैल्यू मिल गई, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 कॉमा y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से जो है आप अपना आंसर निकालेंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एक एक करके आप इक्वेशन को लेना, और अभी आप जितने क्वेश्चन आगे आगे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये सारा बन जाएगा। इतना कोई डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है, ठीक है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन का जो पेयर दे रखा है, हमको दे रखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब जो ये वाली इक्वेशन है, ये फ्रैक्शन में है, ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देके इसको सॉल्व करना भी शुरू कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं सर मुझे इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाना चाहिए, पहले आप एलसीएम वगैरह लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से सारी चीजें करोगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। साथ ही साथ क्योंकि मेन तो टाइम ही है, देखो 10th क्लास में आपका अगर आपका टाइमिंग अच्छा नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन आते हुए भी आपका पेपर मिस हो जाएगा, या आपके कुछ क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, तो फिर ऐसे में जो है आपके नंबर कट जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बेहतर तरीका बताता हूँ। या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, फिर आपको अगली जो इक्वेशन बनेगी उसको 3 नाम देना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अगली बनने वाली को इक्वेशन नंबर 4 नाम देना पड़ेगा, जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम नहीं दूं, मैं इसको पहले प्रॉपर बना लूं, उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दूं, तो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, नीचे वाली जो इक्वेशन है इसका देखिए एलसीएम भी ले सकते हैं हम। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं सीधे सीधे बता दूं 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। आप पूरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बाय 6, ठीक है। आप जो है 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू एस अपॉन 3 प्लस इसमें से 6 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा टी अपॉन 2, और 6 में 6 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब मैंने तीनों जगह 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। इससे इसको काटा तो यहाँ पे 2 बचा, 3 2 जा 6, इससे इसको काटा तो यहाँ पे 3 बचा, और ये तो 36 बन ही जाएगा। तो यहाँ जो बचा है वो बचा है 2s, और यहाँ जो बचा है वो बचा है 3t, और ये बन जाएगा आपका 36, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब आपके पास में ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन को आप उठाओगे ताकि उससे थर्ड बना सके, तो आप लिखोगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये माइनस का टी इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही अब इस वैल्यू को आप उठा के इसमें रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एस, क्योंकि एस की वैल्यू रखना है, ठीक है। एस की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहां लिखना पड़ेगा इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को एक बार फिर लिखेंगे आप, तो यहां लिखेंगे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड आ गया आपका।
क्या करना है, एस की जगह इसको रखना है तो आप रख देंगे 2 और एस है तो ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि ये वैल्यू जो है थोड़ी बड़ी है, तो प्लस का टी। ठीक है, 2 टर्म में वैल्यू है और उसके बाद में जो प्लस का 3t है तो बाहर चल ही रहा है और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 36। इतना पोर्शन बन गया। अब इसको इधर देखते हैं, ये वाली जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई अब हम अंदर कर दें, क्योंकि देखो 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा तो 2 का 3 में होगा, फिर 2 का t में होगा। तो किस तरीके से हो जाएगा ये यहाँ पे देखना, 2 का 3 में हुआ तो ये बन जाएगा 6 और 2 का t में हुआ तो ये बन जाएगा प्लस का 2t। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का हमारे पास में 3t ऑलरेडी चल रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा 3t। आप t बनाते समय ध्यान रखना थोड़ा सा उसको कर्व कर देना, वरना आपका प्लस और t दोनों एक जैसा दिखेगा जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन सही भी हो पर सामने वाला उस पर सर्कल मार के उस पर गोला चढ़ा के उसका आपके नंबर काट देगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं इज इक्वल टू में चल रहा है 36। अब ये प्लस का 6 तो ऑलरेडी उधर भेज ही दीजिए आप, है ना, और ये 2t और 3t मिलके कितना हो जाएगा 5t। ठीक है, और ये जो प्लस का आपका कितना 6 है ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 6, ये कटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 30 और यहाँ पे आया आपके पास में 5t। ये 5 मल्टीप्लाई में है, उठ के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो जो वैल्यू आपके पास में बनेगी वो कितनी बनेगी 6। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब इस टी की जो वैल्यू आई है आप किस में रख दोगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी निकाली टी की इन इक्वेशन थर्ड। लास्ट में आपको हमेशा ध्यान रखना जो भी वैल्यू निकलेगी उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में ही रखना है। ठीक है, थर्ड कौन सी अपनी s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी 6, तो s की वैल्यू जो है हमारे पास में हो जाएगी 9। इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया, लेकिन फाइनल आंसर अभी हमें लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे देयरफॉर s पहले आएगा तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 कॉमा t की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6। इस तरीके से हमारा हो जाएगा सेकेंड आंसर। ठीक है, अब जो है आप फोकस कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी बने तो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप इन दोनों का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा नहीं भी एलसीएम लेना, कुछ नहीं करना है, ये वाली जो वैल्यू आपने निकाली ना 3 प्लस टी, ये सीधी सीधी उठा के यहाँ ऊपर रख दो, है ना, 3 प्लस टी हो जाएगा आपका। फिर 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देना, 3 का इधर कर देना और जो नीचे एलसीएम का 6 बचेगा उसको इधर भेज देना, तब भी आपकी आखिरी में यही इक्वेशन बनेगी। तो पहले करो बाद में करो, बात एक ही, इतना कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं घुसा हुआ इसमें कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो। बड़ा आसान काम है, आराम से करोगे, सोच समझ के करोगे, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो अगला पेयर दे रखा है वो दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन तो बहुत अलग है जो अभी तक हम कर रहे थे सिंगल वेरिएबल वाला। इसमें अब क्या है, थोड़े से इनके कोफिशिएंट भी रोल में आएंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है आपको। प्लस माइनस कौन सा डिवाइड में आएगा, कौन कहाँ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अभियान और फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब y को अगर हम उधर भेजते हैं तो वो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 3 प्लस y, और ये जो x के साथ में 3 है ना, ये वाला जो नीचे आ गया है, ये मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो ये बन जाएगा उसके डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3। अब अपने पास में जो x की ये वैल्यू आई है इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्यों नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, भैया यही तो हमें आंसर देगी लास्ट में। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 का जो वैल्यू है हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। फर्स्ट से बनती है 3 और 3 को रखते हैं 2 में। 1 3 2 का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और भी कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो वैल्यू है अब हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 को लिख देते हैं 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू रखना है तो देखिए भाई साहब 9 को तो लिखना पड़ेगा और x की वैल्यू क्या है उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो 3 प्लस y अपॉन में 3। ठीक है, और इसके बाद में जो है माइनस का 3y और इज इक्वल टू 9 तो साथ में चल ही रहा है। x की वैल्यू रखी, बाकी सारा पोर्शन वैसे की वैसे ही रखना, कुछ भी मिस किया आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, ये देखिए ये इसके डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में, क्या मैं इससे इसको काट सकता हूं। ठीक है, क्योंकि 3 से जो है 9 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार में। तो हमें जो मिला है क्या मिला है 3 और अंदर ब्रैकेट में क्या है
3 प्लस वाई, और साथ में माइनस का 3y तो सर चल ही रहा है, और इधर बन गया आपका 9। ठीक है, अब क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दें। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, प्लस 3 का मल्टीप्लाई y में, तो ये हो जाएगा 3y, और ये बन गया आपका माइनस का 3y, और ये हो गया आपका 9। ठीक है, इधर क्या चल रहा है आपका 9। अब ये प्लस का 9 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो ही जाएगा क्या। अभी रुको, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये तो 0 बन गया, तो यहां 0 बचा, और 9 माइनस 9 ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0। सुनो मेरी बात, अगर एक भी वेरिएबल 0 हो जाता है ना, तो वो इक्वेशन ही 0 हो जाती। अब आप इस 0 को उठा के काय में रखोगे, इसमें रखोगे, तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। ठीक है, ये भी 0 बन जाएगी, है ना। अब क्या करना है, देखो सुनो, कि ये 0 को अब आप उठा के रखोगे भी कैसे, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 हो गया है ना। अगर मैं आपको करके बता भी दूं तो उसका कोई सेंस तो बनना नहीं है। तो मैं सीधे सीधे कहूं, अगर जो इसका आंसर बनेगा वो आंसर बन जाएगा आपका, कि पहली बात तो ये कि जब भी कोई एक वेरिएबल 0 हो जाता है तो वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन बनते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि hence the given pair of equation has an infinity possible solution and the relation between these variable can be given by y is equal to 3x plus 3, सॉरी 3x माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जब y ही आपका इधर आ जाएगा और 3 इधर पहुंचा देंगे तो ये 0 बन जाएगा, है ना। इससे जो इक्वेशन हमको क्रिएट करना है, क्योंकि जब भी जो कंडीशन बन रही, क्या बन रही कंडीशन, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो इस इक्वेशन से कंडीशन बन रही है, y को इधर लाऊं 3 को इधर ले जाऊं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, y तो आपका 0 हो ही गया, है ना, तो y को हमने अलग हटा दिया, तो ये इक्वेशन आपकी 0 हो गई। अब ये जो 3 की जो वैल्यू जो भी बनेगी, जो भी इधर से उधर जाएगा, जो भी x की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशन बनते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको इसको आगे करने की जरूरत भी नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करने की। आप सीधे सीधे बस इसका आंसर लिखो और इसको खत्म करो। तो अगर आपने ये इक्वेशन लिख दी है तो आप इसके बाद में लिख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, छोटा सा आंसर लिख दो, बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा लिख दो, है ना। छोटा सा क्या हो जाएगा, वेयर एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, या इसके पास बहुत सारे मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो एनी वैल्यू तो हम लिख ही देते हैं। एक्स कुछ भी ले सकता है, अब एक्स बिल्कुल छुट्टा हो गया, मतलब एक्स के पास में सारी पावर है, वो कोई भी सी भी वैल्यू रख सकता है, क्योंकि जब वाई 0 ही हो गया, पहले वाई ना, अगर मान लीजिए वाई की कुछ भी वैल्यू आती तो एक्स की वैल्यू वाई पे डिपेंड करती है। वाई 0 हो गया, इसका मतलब एक्स के पास में सारी पावर है, एक्स कुछ भी वैल्यू रख सकता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से इक्वेशन को बना लेंगे, है ना। ये इक्वेशन आप इस तरीके से यहाँ पे बना लेंगे। बना लेने के बाद में आप लिखेंगे वेयर एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, और जब भी ये होता है तो आप क्या बोलोगे, या इन एग्जाम्पल लिख दो, इन एग्जाम्पल। ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। देखो वर्डिंग्स है, कुछ भी लिख सकते हो वर्डिंग्स में। आप पॉसिबल मेनी सॉल्यूशन लिख सकते हो, पॉसिबल इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन लिखते हो, है ना, या कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको आंसर देना जरूर है लास्ट में, और ये वर्ड से इसका आंसर होगा। ये आपका 0 वगैरह लाए, ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ये जो फाइनल आंसर आपने लिखा है यही माना जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही ट्रिकी और बड़ा ही आपके लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनमें डेसिमल्स दे रखी। ठीक है, लेकिन एक फायदेमंद बात है कि डेसिमल जो दे रखी है वो 1 डिजिट के पहले दे रखी है सभी में, मतलब डेसिमल्स भी यहाँ पे इक्वल है। अब देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, कि आप जो है डेसिमल हटाए, नीचे 10 लगाए, फिर अननेसेसरी जो है आप एलसीएम वगैरह लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर 10 को उधर भेजें, या बहुत से लोग ऐसा भी सिखाते हैं कि सीधे सीधे आप तो बस इसको सॉल्व करना चालू कर दो। तो डेसिमल को कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, रेदर देन कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे जो है 10 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे सारे डेसिमल हट जाएंगे। ठीक है, जब भी हम डेसिमल में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, एक डिजिट है के पहले डेसिमल है 10 का करेंगे, 2 डिजिट के पहले होता तो 100 का करते हैं। इससे क्या होता है, डेसिमल अपना प्लेस छोड़ के आगे चला जाता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो इस तरीके से हमें क्लियर वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको बस एक काम ही करना है, आपको फालतू की चीजें नहीं करना पड़ेगी, आपको बस इतना लिखना है, इन बोथ इक्वेशंस। ठीक है, इन बोथ इक्वेशंस
मल्टीप्लाइंग बाय 10। आप जो है 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इतना लिख दिया ना, सीधे इक्वेशन लिखो। ठीक है, आप क्या लिखोगे, 2x, 0.2 हट गया। ठीक है, यहां बचेगा आपका 3y, क्योंकि यहां भी 0 पॉइंट हट गया, और यहां से डेसिमल हटा तो यहां बचेगा 13। इधर से डेसिमल हटेगा तो यहां बचेगा आपका 4x, प्लस यहां से डेसिमल हटा तो यहां बचेगा आपका 5y, और यहां से डेसिमल हटा तो यहां बचेगा आपका 23। अब क्या करना है, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अगला काम क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 को उठाना है। ठीक है, हमने 1 को उठाया, इधर रखा, 2x प्लस 3y प्लस 13। क्यों रखा, इससे हम बनाएंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो आप y को उधर पहुंचा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और ये 2 मल्टीप्लाई का उठ के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 13 माइनस 3y और अपॉन में 2। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। इसको नाम दे दोगे आप इक्वेशन नंबर 3। ये पोर्शन उठा के हम काय में रख देंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब कि यहाँ पे। ठीक है, x की जहां पे वैल्यू होगी हम इसको वहां पे रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4, तो आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं अगला पोर्शन आपको इस तरफ बता देता हूं। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे आप। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, वो दे रखी है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका x की वैल्यू रखना है। अब x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है, आप 4 लिखेंगे, सबसे पहले 4 लिखना ही है। ठीक है, और ब्रैकेट बना लेंगे बड़ा, क्योंकि ये वैल्यू भी बड़ी है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 13 माइनस 3y, और अपॉन में कितना लिख दोगे, 2। ठीक है, ये पोर्शन आ गया। फिर प्लस का 5y जो कि साथ में चल ही रहा है, और इक्वल टू 23। ठीक है, अब ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। तो आपके लिए जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 अंडर ब्रैकेट 13 माइनस 3y, और प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हमारी एक नई एक्सप्रेशन इक्वेशन तैयार हो रही है। तो 2 का मल्टीप्लाई 36 में, सॉरी 13 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 26, माइनस 2 का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 6y, और प्लस का 5y तो चल ही रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 23। अब 26 उठ के इधर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 6y और प्लस का 5y, और इधर चल रहा है आपका 23। 26 उठ के इधर आया तो ये हो जाएगा माइनस का 26। ठीक है, अब ये देखिए माइनस प्लस, तो आप कहेंगे माइनस 6y में से 5y गया तो बचेगा यहाँ पे सिंगल y, लेकिन बड़ी संख्या पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस, मतलब 23 में से 26 जाएंगे, या 23 में से 26 को माइनस करोगे तो 3 बचेगा, लेकिन छोटी में से बड़ी घटाई, या बड़ी पे साइन का है माइनस का, तो माइनस। इस माइनस से ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए जो बचेगा वो बचेगा y की वैल्यू, मतलब 3। इस वैल्यू को आप उठा के काय में रख दोगे, इक्वेशन नंबर 3 में, इस वाली वैल्यू में। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 एक बार लिख लें, ये है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, आधा पोर्शन यहां बता देता हूं इसका। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए यहाँ पे जो है y की वैल्यू रखना है, तो बाकी पोर्शन वैसा ही चलने दे। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 3, और अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू 13 तो लिखना ही है, माइनस क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 3 हो जाएगा आपका 9, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना, 4, और अपॉन में कितना चल रहा है, 2। इससे इसको कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बनती हुई नजर आ जाएगी आपको, 2। ठीक है, ऐसे ही आपकी x की वैल्यू भी आ गई, तो दोनों वैल्यूज आपकी बॉक्स में आ जाएगी। इसके बाद आप फाइनल आंसर लिखोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर निकालना है।
देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको दो इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन नंबर 1 आपको दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2 आपको दे रखा है। इसमें जो वैल्यूज है वो रूट वाली है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें हम जो है थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए कोई सी भी एक इक्वेशन को उठा सकते हैं। हमेशा हमने हर क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन उठा के थर्ड बनाई है, इस बार हम सेकंड को उठा के थर्ड बनाएंगे। उसका रीजन, क्योंकि देखिए ये वाली जो इक्वेशन है इसमें माइनस की वैल्यू y की इधर आके प्लस की हो जाएगी, और ये वाली प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, जो ये प्लस की होगी ज्यादा आसान होगी करने की माइनस की बजाय, तो बेटर है हम ये वाली वैल्यू को उठा के करें। ठीक है, बाकी आपको लगता है आपको फर्स्ट रख के करना चाहिए, आपको आदत होगी तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो थोड़ा सा आपका क्या है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें इक्वेशन नंबर अपनी सेकेंड उठाते हैं जिससे हम थर्ड बनाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा 3x रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये माइनस का रूट 8y इधर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे केवल x बचना चाहिए तो पहले ही x लिख दीजिए, और ये सबसे पहले इधर माइनस का रूट 8y आएगा तो प्लस का रूट 8y बन जाएगा, और अपॉन में ये रूट 3 जो मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। पिछले क्वेश्चंस में आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को रखते थे आप इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि फर्स्ट से बनाते थे। इस बार सेकंड से बनाएंगे तो हम रखेंगे फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड से बनाई थी इसलिए हम फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखना भी पड़ेगा आपको। आप लिखेंगे रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है x की वैल्यू रखना है, तो x की वैल्यू क्या है, रूट 2 तो रखना है, उसके बाद x की वैल्यू रखेंगे आप। तो x की वैल्यू आप ब्रैकेट में रखेंगे रूट 8y और अपॉन में रूट 3, ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद जो बचा हुआ है आपका क्या वैल्यू बचा है, प्लस का रूट 3y और इज इक्वल टू में आपका 0। अब देखिए रूट 2 का मल्टीप्लाई अगर अंदर होता है तो ये क्या बन जाएगा, रूट 16y और अपॉन में चल रहा है रूट 3। ठीक, और प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब ये वो लंगड़ा फ्रैक्शन बन गया, इसका सीधे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें तो 0 का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें करेंगे तो रूट 3 का रूट 3 में जब होगा मल्टीप्लाई तो वो बन जाएगी क्लियर वैल्यू। तो आप क्या लिखेंगे, रूट 16y प्लस रूट 3 का रूट 3 में हुआ तो क्लियर 3। ठीक, उसके साथ में क्या चल रहा है आपका y, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। जब ये रूट 3 उधर जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो कुल मिला के जो आपके पास बचा है वो क्या बचा है, रूट 16y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये रूट 16 है, चाहे तो आप इसको यहां पर भी क्लियर कर सकते थे, क्योंकि रूट 16 है तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो रूट में से जब बाहर आएगा तो ये 4 बन जाएगा। आप यहां भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हम इस पार्ट में देख लेते हैं। रूट 16 में से अगर हमने क्लियर रूट किया तो क्या बन जाएगा, वो 4 और साथ में क्या चल रहा है y, और प्लस का चल रहा है 3y और इज इक्वल टू 0। अब 4y और 3y जुड़ के कितना हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 0। ये 7 जो मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब 0 के डिवाइड में हो जाएगा, और y की जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आएगा, 0। अब इस y की वैल्यू हम उठा के रख देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन जो है आपकी थर्ड। इक्वेशन थर्ड को लिखते हैं, इक्वेशन थर्ड है आपकी x इज इक्वल टू रूट 8y अपॉन में रूट 3। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट 8, y की वैल्यू कितनी आई, 0 इंटू 0 और अपॉन में रूट 3। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, और 0 से किसी को भी डिवाइड करो आंसर क्या बनेगा, 0। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा y0 x0। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट और सिक्स्थ जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमको जो पेयर दे रखा है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और सर दर्द करने वाला अपना पेयर है। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन जो है ये इतना इजी नहीं होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट जरूर करता है। हाँ, स्मार्ट बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से, पहला, अगर आप एलसीएम वगैरह लेके इसकी इक्वेशन क्लियर कर ले
और एक जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन बना ले तो उसको करना बड़ा आसान हो जाता है। सेकंड थिंग कि आप डायरेक्टली जो है वैल्यू को इधर उधर करके करना है इसको चालू कर दे, लेकिन अपॉन के अगर नीचे कोई अपॉन में वैल्यू है और उसको करना थोड़ा सा यहाँ पे टास्की हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो कि बच्चों के लिए है ना एक तो टाइम वेस्टिंग वाला काम हो जाएगा, लेकिन आपको जो है टाइम बचाना है। और टाइम बचाने का मैं एक और तरीका बताता हूँ, एलसीएम से भी सबसे बेस्ट 2 और 3, 3 और 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, मतलब 6 यहाँ पे कॉमन है। तो मैं सबसे पहले जल्दी से एक काम कर देता हूं आपके लिए, आप लिखेंगे इन बोथ इक्वेशंस, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 6। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें एक प्रॉपर इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई पहले ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे 6 इंटू 3x अपॉन में 2 माइनस 6 इंटू 5y अपॉन में 3 और इज इक्वल टू -2 इंटू 6, ठीक है। 6 का तीनों पोर्शन में कर दिया इसके, अब नीचे वाली में भी करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 6 इंटू x अपॉन में 3 प्लस 6 इंटू y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 इंटू 6, ठीक है। तीनों जगह मैंने 6 का जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम, ये कटेगा 2 से 3 टाइम और ये कटेगा 6 से 1 टाइम, ठीक है। ये कट जाएगा 3 टाइम, ये कट जाएगा 2 टाइम और इसका तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2 का होगा 5y में तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू इसका इसमें होगा तो ये बन जाएगा माइनस का आपका 12, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन बनेगी 2 का x में होगा तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 3y और इज इक्वल टू आपका 13 यहाँ पे अकेला बच जाएगा। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 का हमें यूज करना पड़ेगा ताकि हम बना ले जो अपनी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 3 बनाने के लिए आपको जो है इक्वेशन 1 को लेना पड़ेगा। आप लेंगे इक्वेशन 1 9x माइनस का आपका 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब x को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वेरिएबल x को छोड़ के सब उधर पहुंचा दो, तो क्या होगा आपके पास में, सबसे पहले तो यहाँ पे बचेगा आपका x, है ना, और माइनस का 12 तो यहाँ पे रहेगा ही सही क्योंकि इसका ऑलरेडी घर है तो इसका हक पहले बनता है, इसलिए हम इसको पहले लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। माइनस का 10y इसके पास आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 10y। आपको इधर से चलना है, पहले माइनस का 12 लिखा, फिर उसके पास में माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y हो गया, और अब मल्टीप्लाई का 9 जब इधर आएगा तो अपॉन में डिवाइड का 9 हो जाएगा, है ना। कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा पहले ले जाना है, पहले जिसका हक है उसको दिया, फिर उसके आगे निकले -10 को पहुंचाया, फिर 9 को पहुंचाया, ठीक है। इस तरीके से हमें जो मिला है ये मिला है इक्वेशन नंबर हमारा 3। अब नेक्स्ट काम, इक्वेशन नंबर जो x की वैल्यू है उसको रख देंगे हम उठा के अपने इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, देखो सब्स्टिट्यूटिंग लिखने की पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख के डॉट लगा दें, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें तब भी वर्ड काउंट में आ जाएगा। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। हम जो है इसकी वैल्यू को किसमें रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 जो दे रखी है वो दे रखी 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। अब x की वैल्यू रखते हैं 2 अंडर ब्रैकेट, x की कौन सी वैल्यू हो जाएगी आपकी, माइनस का 12 और प्लस का 10y और अपॉन में हो जाएगा 9, फिर प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखो ये 2 और 9 अगर कट जाते तो हमारा काम यही आसान हो जाता, लेकिन ये नहीं कट रहे हैं, ये जो 9 है ये 2 इवन ओड वाला कॉन्सेप्ट हो गया तो कटेगा तो नहीं। तो एक तरीका बताता हूँ, बहुत से लोग बोलेंगे एलसीएम ले लो, है ना, ये 1 1 लगा के इधर उधर करके, मैं बताता हूँ एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं और जल्दी हो जाएगा। ये जो 9 है ना, ये ऊपर वाले नंबर इसकी फैमिली है, कोई भी इंसान अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये अपने ऊपर वाले नंबरों को छोड़ के जितने नंबर बचे सब में मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अपने ऊपर वाले नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर बचे सब में मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये तो इधर नंबर में इन नंबरों में मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन ये 2 तो अंदर करेगा ना, तो 2 का पहले कर दो ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। तो 2 का 12 में करेंगे, 12 का डबल 24, लेकिन माइनस था तो माइनस, और 2 का 10 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20y, ठीक है। एक काम ये खत्म हो गया। अब ये 9 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना पड़ेगा, तो प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका इसमें है वही एलसीएम वाली प्रोसेस लेकिन थोड़ी सी आसान कर दी। 9 3 हो जाएगा आपका 27y इज इक्वल टू
9 का 13 में होगा तो आपका 13 9 जा कितना होता है 117, ठीक, या 9 का 13 में भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये दोनों y के हैं तो ये तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये माइनस का 24 उधर चले जाएगा, तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे आपके 47y, क्योंकि 20y और 27y 47y इज इक्वल टू 117, और ये माइनस का उठ के इधर आया तो ये बन जाएगा प्लस का 24। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 47y, अब साथ में 4 जोड़ेंगे 11, और ये 11 और 1 12 और 2 13, ठीक है, इस तरीके से 11 और 2 13 और 1 14, मतलब ये 141 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 47 के टेबल में ये आता है कि नहीं आता है, तो 47 का टेबल बनाओ, या मैं एक तरीका बताता हूँ, देखो 7 7 3 जा कितना होता है 21, तो 21 तो आप अलग रख दो, ठीक है। 43 जा कितना होता है 120, है ना, 120 और 21 को जो आप जोड़ोगे तो 141 होता है, इसका मतलब इससे 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 141 अपॉन में 47, इससे ये कैंसल आउट होगा कितनी बार 3 बार, तो y की जो हमारे पास में फाइनल वैल्यू आई वो आई 3। अब क्या करोगे, इस y की वैल्यू उठा के किस में रख दोगे आप, इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर 3 का आपका ये रहा, ठीक है। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 लिख लें सबसे पहले। इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारे पास में x इज इक्वल टू माइनस का 12 और प्लस का 10y, और अपॉन में कौन चल रहा है 9, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10 और इनटू में y की वैल्यू आ जाएगी तो ये बन जाएगा 3, और अपॉन में कौन चल रहा है 9। फिर से x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस, देखो बोर्ड मास लगेगा, मल्टीप्लाई करना, जोड़ने की जल्दी मत करना, तो 10 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास 30, और अपॉन में 9। दूसरी चीज x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 30 में से 12 जाएगा आपका बचेगा 18, चूंकि बड़ी पे प्लस था तो यहाँ भी रहेगा प्लस, और अपॉन में 9। अब 9 से 18 हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पे बचेगा 9 2 जा होता है 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2। इसको भी लिख दो बॉक्स में, लेकिन 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 हमें जो है फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, और आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, और ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसे मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसमें लिखा हुआ है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखो सबसे पहले कुल मिला के आपको दो इक्वेशन के एक पेयर दे रखा है जिसको आपको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालना है, फिर उन्हीं x और y की वैल्यू को एक तीसरी जो इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, उसमें आपको रख के इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, और m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कुल मिला के आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा m की वैल्यू, मतलब x और y तो आपके लिए केवल एक जरिया हो जाएगा उस m की वैल्यू को ढूंढने का, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2, ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन आपको जो दे रखी है ऑलरेडी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपकी हो जाएगी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हमने उठाया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, वैल्यू को सारी उधर भेज दो, मतलब x को यहाँ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो देखिए x को यहाँ रखते हैं, जिसका घर है भाई उसको सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस तरफ को चलते हैं, ये प्लस का 3y उठ के इधर आएगा तो माइनस का 3y, उसके बाद और इधर आते हैं ये 2x के मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा अपॉन में, इस तरीके से हमें मिल जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को रख देंगे उठा के इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इस तरीके से इक्वेशन 2 में हम वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है आपकी इक्वेशन 2 है 2x माइनस 4y और माइनस का 24, ठीक है। आगे x की वैल्यू रखना है 2 अंडर ब्रैकेट 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। ये देखिए 2 से 2 यहीं पे कैंसिल, ठीक है, अपना काम हो गया आसान। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24,
ठीक है। अब जो बचा है उसको लिख दो 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, है ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस का 3y और माइनस का 4y जुड़ के कितना हो जाएगा 7y, लेकिन दोनों में माइनस था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। और ये जो 11 है ये उठ के इस तरफ आ जाएगा नंबर के पास, क्योंकि वेरिएबल वाले जुड़ गए, और ये जो नंबर है इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 24, जिसका पहले घर है उसको पहला अधिकार, और जो इधर आया उसको रखेंगे हम पीछे, मतलब माइनस का 11। ठीक है, अब आगे माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 24 में 11 जोड़ोगे, सॉरी 24 में 11 जोड़ोगे तो 35, दोनों माइनस के थे, यहाँ भी माइनस, इस माइनस से तो ये माइनस पहले ही आप हटा दो। ठीक है, अब बचा के आपके पास में 7y इज इक्वल टू 35। ये जो 7 है ये मल्टीप्लाई में उठ के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी बनेगी 5, तो y इज इक्वल टू आपके पास में आया 5। अब इस वैल्यू को उठा के रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहां पे लिखना पड़ेगा हमें अच्छे शब्दों में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ऐसा करने से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 और अपॉन में 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले पार्ट में क्या करना है। x दे रखा है, ठीक है, 11 दे रखा है, ठीक है, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा 15 और अपॉन में 2। समझ में आया। इसके बाद x की जो वैल्यू बनेगी 11 माइनस 15, 15 में से 11 जब जाएगा तो बचेगा 4, लेकिन बड़ी वाली माइनस की थी तो ये भी आ जाएगा माइनस में और अपॉन में 2। ये इसको कैंसल आउट करेगा तो यहाँ पे वैल्यू जो बचेगी वो काय की बचेगी -2 की। इसके बाद हम लिख देंगे इसको बॉक्स में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। अब देखिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, अभी हमें जो है इक्वेशन लिखना पड़ेगी थर्ड वाली जो ऑलरेडी हमें दे रखी थी, जिसको हमने इक्वेशन थर्ड नहीं किया। तो आप यहाँ लिखोगे नाउ हियर। ठीक है, कौन सी इक्वेशन थी, तो वो वाली कौन सी इक्वेशन थी, आपकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस का 3, और ये पोर्शन आपको क्या दे रखा है उसने, गिवन है, आप लिख देंगे यहाँ पे गिवन। ठीक है, अगला y की वैल्यू कितनी है 5 रख दे, और m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है -2। अरे दे क्या रखी, हम नहीं निकाली, दे कहां से रखी। ठीक है, y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू -2 है, ये तो हम नहीं निकाली, प्लस 3। अब 5 इज इक्वल टू m का मल्टीप्लाई 2 माइनस के 2 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2m, या तो ऐसा लिख दे हम, या नहीं भी लिखते हैं तो एक काम करते हैं, इस पोर्शन को यहीं काटो, आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये 5 को यहीं रहने दो, ये माइनस का 3 उठ के इधर आ जाएगा, सॉरी प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस का 2m। ठीक है, इसमें से ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बच रहा है माइनस का 2m। अब माइनस का 2 मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में, तो आपके लिए जो m की वैल्यू बनेगी वो बनेगी -2 अपॉन, सॉरी 2 अपॉन -2, सॉरी। तो ये देखो सुनो, अगर ये माइनस का अपॉन में भी आता है तो वैसे भी ऊपर माइनस जाएगा। ठीक है, इस वाले माइनस को इसके अपॉन में लाओगे तो नीचे माइनस का 2 बनता, तो माइनस वैसे भी ऊपर लगता, तो मैंने पहले ही लगा दिया। अब इतना ज्यादा वो मत सोचना है कि सर ने गलत कर दिया। अब 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 1, लेकिन काय का आएगा माइनस का, तो m इज इक्वल टू जो बनेगा आपका -1। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू आपने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोगों को सबसे पहले तो नीचे की प्रॉब्लम को पढ़ के उसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पेयर बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वो भी कौन सी मेथड यूज करके, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको ये काम करना है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। आपके जो दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस उसने 26 दे रखा है, और एक जो नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का 3 गुना है। आपको वो दोनों नंबर ढूंढ के निकालने हैं। ठीक है, बेसिकली मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको इसमें इक्वेशंस बनानी है, दोनों इक्वेशंस बनेंगी, उसके बाद x और y के आपको वैल्यूज फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे,
यहां लिखेंगे आप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक, आपको लिखना पड़ेगा लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। आपका जो पहला नंबर है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे एंड अदर नंबर इज वाई। अब आपके दो नंबर हो गए, अब इसमें से कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। आप चाहे वाई को बड़ा मान लो चाहे एक्स को बड़ा मान लो, लेकिन जिसको भी आप बड़ा मानोगे आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। हियर आपका जो एक्स है उसको हम बड़ा मान रहे हैं y से, तो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, आप इस तरीके से लिख लेंगे। इससे ये साबित हो जाएगा कि जो हमारा x है वो बड़ा है, क्योंकि उसने कहा है कि जो डिफरेंस है वो 26 है, मतलब वो प्लस का आ रहा है, तो कोई बड़े में से कोई छोटा घटा होगा तभी 26 आया होगा। अगर माइनस का रहता तो हम छोटे में से बड़ा घटाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमको केयरफुली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशंस को अप्लाई करना है। अब कंडीशन अप्लाई होगी तभी तो हमारी इक्वेशन बनेगी। तो पहली जो कंडीशन है उसने कहा है कि दो नंबर का डिफरेंस जो है वो है 26। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है पहला नंबर है आपका x जो कि बड़ा है, उसमें छोटा नंबर कोई घटा है y, तो उससे आंसर कितना है 26। तो इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन उसने क्या कही, उसने कही कि जो 1 नंबर है वो सेकंड नंबर जो है अदर नंबर उसका 3 गुना है। तो देखिए जो बड़ा होगा वो 3 गुना होगा, है ना, किसका, सेकंड नंबर का। जो बड़ा नंबर होगा वो सेकंड नंबर का 3 गुना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y। इससे क्या हो जाएगा, अपना सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएगा। और ये हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, इसी इक्वेशन का हम यूज कर लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में इसकी x की वैल्यू रखने में, क्योंकि देखिए हम जो है थर्ड की इक्वेशन नंबर थर्ड निकालते थे। ठीक है, यहाँ पे हमको इक्वेशन नंबर थर्ड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन जो हमारी बनी है ना उसमें हमको x की वैल्यू मिल गई। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम सीधे यहीं रख देते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 3y और माइनस का y ऑलरेडी है इज इक्वल टू 26। इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास में बचेगा 2y इज इक्वल टू 26। इसी तरीके से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 26 अपॉन 2 मीन्स 13, और यहाँ पे जो y की वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारी 13। इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक, इसी के आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट हमें करना है, इस y की वैल्यू को हम उठा के रख देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड जो है वो दे रखी है x इज इक्वल टू 3y, और यहाँ पे जो आप रखोगे y की वैल्यू रखोगे तो 3 इंटू वाई की वैल्यू आई आपकी 13। इट्स मीन x जो है आपका हो जाएगा 13 3 जा 39। इस तरीके से आपकी x की भी वैल्यू आ गई। लेकिन फाइनल आंसर जो आप लिखेंगे, लिखेंगे हैंस नंबर्स आर, क्योंकि उसने हमें नंबर्स ढूंढने के लिए कहा था। तो आप लिखेंगे 13 एंड 39। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका सबसे बड़ा एंगल है दो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल को संपूरक एंगल कहा जाता है, और आपने इसको पढ़ रखा है क्लास 9 में कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, और आपको जो है फाइंड देम लिखा है आगे, मतलब आपको जो है दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन, यहां पे आप लिख लेंगे लेट, कौन सा पूछा है हमसे, बिगर वाला, लार्जर वाला पूछा है और स्मॉलर वाला पूछा है। तो आप लिखेंगे लेट लार्जर एंगल इज, लार्जर एंगल पूछा है आप लिख देंगे एक्स, और वहीं पे उसने स्मॉलर भी कहा है तो यहां लिख देंगे एंड
स्मॉलर एंगल इज y। बड़ा वाला x है और छोटा वाला y है। अब कंडीशन अप्लाई होती है। अच्छा, आपने इसमें लिख ही दिया है लार्जर x है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि कंडीशन बनानी पड़ेगी। कंडीशन जो बनती है, क्या बनती है कि दोनों पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो आप क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको नाम दे दोगे आप इक्वेशन नंबर 1। आप चाहे तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकते हैं, पर कंडीशन में दे ही रखा है तो फालतू अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। अगली कंडीशन उसने दे रखी है कि जो बड़ा वाला है छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज्यादा है ना। इससे हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी तैयार हो जाएगी, 2। अब इसमें भी वही कंडीशन बन गई जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी कि x की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई, तो हमें थर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधे सीधे इसको रख देंगे इसमें और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम जो है x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते, तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखना, x की वैल्यू है आपकी y प्लस 18 डिग्री, और प्लस का y यहाँ पे ऑलरेडी है, ये वाला तो हमने यहां से रखा और ये वाला बचेगा, ठीक है। इसके बाद 180 डिग्री, y में y जोड़ दीजिए, 2y हो जाएगा, और ये 18 उठ के जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या है, इसको माइनस करना है, तो ये आपका बनेगा 2y। देखिए 18 में से 10 और उसके बाद में फिर 8 गया 72, सॉरी 62, तो यहाँ आ जाएगा 162 डिग्री। अब ये जो y है ये 2 उठ के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 162 अपॉन में 2। ये इसको काटेगा कितनी बार, ये 8 टाइम और ये 1 टाइम, तो यहाँ पे बनेगा 81 डिग्री। तो y की जो वैल्यू बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी, 81। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में इस तरह लिख दें। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख देंगे, सॉरी इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, है ना। इसमें रखेंगे क्योंकि y की यहां रखेंगे तो x मिल जाएगी, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। अब x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है, 81 प्लस 18 डिग्री। अब जब आप देखेंगे तो आपके लिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 189819, मतलब 99 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मिल गई x की भी वैल्यू और यहाँ पे मिल गई y की वैल्यू। तो उसने हमसे एंगल्स पूछे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस एंगल्स आर। क्या क्या हो जाएंगे एंगल, एक तो आपका हो जाएगा 99 डिग्री, कॉमा या एंड भी लिख सकते हैं 81 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसने कुछ और वर्ड्स यूज किए हैं, कुछ और मॉडिफाइड होके आ सकते हैं। तो आपको बस क्वेश्चन का मोड समझना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसकी मेथड समझना है। आप कोई सा भी क्वेश्चन आए आप कर देंगे, ठीक है। अभी इसको क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। एक क्रिकेट जो कोच है वो अपने टीम के लिए 7 बैट खरीदता है और साथ ही साथ 6 बॉल्स खरीदता है, वो भी कितने रुपए में, 3800 रुपए में। लेटर शी बाइज, अच्छा शी बाइज है मतलब वहां खरीद रही है, सॉरी माफी चाहूंगा, तो वो खरीदती है कितना, 3 बैट्स और 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। तो वो जो है बाद में 3 बैट और खरीदती और 5 बॉल्स और खरीदती, कितने रुपए के लिए, 1750 के लिए। आपको जो है बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, आपको हर एक बैट और हर एक बॉल की कीमत बताना है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, करते हैं, मजा आएगा, चलिए देखते हैं।
देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले देखो उसने बैट या बॉल जितने के भी खरीदे हो, उसने पूछा हमसे एक बैट और एक बॉल की कीमत है, तो जो पूछता है हम उसकी उसी को मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट। एक बैट की कीमत कितनी मान ली हमने, ₹X। या रुपीज ना भी लिखो आप, सीधे x लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो वेरिएबल्स है, इसमें आपको नोटेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, y। आपके पास में बैट की कीमत आ गई, आपके पास में बॉल की कीमत आ गई। अब आपको बनाना है इक्वेशन, तो आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए जो पहली कंडीशन उसने क्या दी है कि 7 बैट खरीदे, तो 7 बैट मतलब 7x, साथ ही साथ उसने जो है 6 बॉल्स खरीदी, तो आप लिख लोगे 6y, क्योंकि बॉल्स को हमने क्या माना है, y। और उनकी कुल कीमत कितनी दी है उसने, सबसे पहले 3,800 रुपए मतलब 3,800 रुपए मतलब 3,800 रुपीज। साथ ही साथ उसने ये कहा इसकी कुल कीमत है, कुल मतलब टोटल, टोटल मतलब प्लस, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने कहा है जो लड़की कोच है वो खरीदती है कितना, 3 बेट आपके लिए खरीदती है, तो 3x प्लस, क्योंकि ये भी टोटल अमाउंट दिया था उसने, और उसके साथ में 5 बॉल्स खरीदती है, तो 5y इज इक्वल टू कितने रुपए का खरीदती हो, 1750 रुपए का, ठीक। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 2। कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, कहीं पे भी आप रख लो, कुछ भी कर लो, आपको करना तो कैलकुलेशन पड़ेगा ही, ठीक है। तो हम फर्स्ट ले लेते हैं या सेकंड ले लें, जो भी आपको लगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो फिलहाल हम फर्स्ट ही उठा लेते हैं। फर्स्ट उठाते हैं तो इक्वेशन नंबर लिखेंगे यहाँ पे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800, ठीक। ये 6y की इधर आ जाएगा, तो 7x यहीं रखो अभी, ये पहुंच जाएगा 3,800, और ये प्लस का था इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये 7 उठ के अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,800 माइनस 6y और अपॉन में 7। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब चूंकि हमने फर्स्ट को लिया था और इससे थर्ड बनाया, तो रखेंगे सेकंड में। फर्स्ट को लेके थर्ड बना के फर्स्ट में ही मत रख देना, ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट को लिया है, थर्ड बनाया, सेकंड में रखेंगे, सेकंड को लेते हैं, थर्ड बनाते तो फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है, सेकंड लिखना पड़ेगा, तो यहां लिखना भी पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन, कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं, सेकंड ली थी, फर्स्ट ली थी तो सेकंड में रखेंगे, इन इक्वेशन सेकंड। थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, तो हम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब x की वैल्यू रखना है तो 3 तो यही रहेगा, x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3,800 माइनस 6y अपॉन में 7, और जो है आपके पास में यहाँ पे प्लस का 5y अलग से दे रखा है, ठीक, और 1750 ये पूरा दे रखा है आपको कॉन्सेप्ट। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, देखो 7 से तो ये कटेगा नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, या आप डायरेक्टली इधर से उधर इसको भेज दे, जो भी कर लें। तो अगर आप 3 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 0 का 0, फिर 0, 3 8 जा कितना होता है 24, कैरी आया तो 2, 3 3 जा 9 में 2 जोड़ा तो 11, मतलब 11,400 तो आपका यही आ गया। फिर 3 का इसमें करेंगे, 3 6 जा 18y अपॉन में कौन चल रहा है 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। मैं एक एक करके डिटेल में आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना हम इसको डायरेक्टली यहां करके 7 से इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर देते, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए ये जो पार्ट है, मैंने क्या किया था कि इसको अभी छोड़ दिया था मैंने, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 7 नीचे ही था। अब ये लंगड़ा फ्रिक्शन फिर से बन गया, मतलब ये अपने ऊपर वालों में कभी मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये पास वाले जितने नंबर है सब में मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये एक मल्टीप्लाई इसमें भी करेगा। तो मैं पहले जो ये ऊपर वाला सेफ है इसको लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा आपका 11,400 माइनस का 18y, इसको हमने सेफली लिख दिया। अभी 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 7 5 जा 35y, और 7 का इसमें हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ये देखो 7 0 का 0, 7 5 जा 35, कैरी आया 3, 7 7 जा 49 में 3 जोड़ोगे तो आप हो जाएगा 52, तो आपका लिखोगे 2, कैरी आ जाएगा आपका 5, 7 1 जा 7 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 12, तो 12,250 तो यहीं पे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस करते हैं, तो आपका ये वाला कैलकुलेशन भी हो जाएगा। तो ये देखो सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं इतने वाले पोर्शन को, ठीक है, हल्का सा अंडरलाइन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब 35 में से आपको 18 घटाने हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि देखिए सुनिए, अगर हम 36 में से 18 घटाते तो 18 बचता, लेकिन यहाँ 35 में से एक कम है, तो आपका कितना बचेगा, 17वां। ठीक, लिख दिया मैंने 17वां। बड़ी पे प्लस था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, देखो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस होता तो लगाते। इज इक्वल टू, अब ये 12,250 लिख दे ऐसे कैसे, ये वाली वैल्यू उठ के इधर आ गई, तो ये प्लस की थी तो कायम में हो जाएगी माइनस में, तो 11,400 तो आपका यहाँ पे आ गया। अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखिए यहाँ पे 17 आपका 17 वाई तो चल ही रहा है। अब 12,250 में से 11,400 को आपको माइनस करना है, कैसे करेंगे, देखिए जीरो में इसमें से जीरो गया, 0, 5 में से 0 गया, 5, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कितना 12 है, 12 आप एक कैरी उधार ले लोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 12 में से 4 गया तो बचेगा 8, और यहाँ बचा 11, 11 में से पूरा 11 जाएगा तो 0, मतलब 850 आपका बच गया। अब क्या करेंगे, ये y यहाँ रहेगा और 850 के अपॉन में 17 आ जाएगा। अभी 17 के टेबल में 85 कितनी बार आता है, वो आता है 5 बार, ठीक है। तो 17 के टेबल में 85 आता है 5 टाइम, चूंकि पीछे एक 0 था तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, तो y की जो वैल्यू बचे हमारे पास में 50 बची। इसका मतलब y हमारे पास में कितना आ गया, 50, और y हमने एक बॉल की कीमत बताई थी, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन आधा हुआ है। अभी हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को उठा के हमारे इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या है आपका, ये वाला, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। अब x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू आपकी हो गई 50 और अपॉन में 7, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3800। अब देखिए 6 5 जा कितना होता है 30, मतलब ये कितना बन जाएगा 300, और अपॉन में कितना चल रहा है 7, ठीक। इसका नेक्स्ट पार्ट इधर देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में, x इज इक्वल टू, देखो 3800 में से 300 गए तो 3500 बचेंगे, और अपॉन में कितना है 7। 7 से ये क्लियर हो जाएगा कितनी बार, 5 टाइम, 7 5 या 35, और बचे 2 0, तो यहाँ पीछे लगा दो। x की वैल्यू कितनी हो गई 500, मतलब आपके पास में बेट की कीमत भी आ गई, ठीक है। तो आपका ये आंसर नहीं है, जिस तरीके से उसने हमसे आंसर पूछा है हम इसका आंसर बिल्कुल वैसे वर्ड्स में ही लिखेंगे। तो वर्ड्स में जो आप आंसर लिखोगे कैसे लिखोगे, इस तरीके से आप लिखोगे हैंस, इसी तरह हैंस, ठीक है, हैंस लगाना जरूरी, हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज ₹500। ये अपने इंडियन करेंसी का सिंबल है ₹500, ठीक है। उसके अलावा एंड बॉल की कीमत भी पूछी है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज कितनी है, ₹50। तो ये दोनों आ गए, यहाँ पे आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए आप अपने ओन लैंग्वेज अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आपको एक बेट और एक बॉल की कीमत बतानी है, आप चाहे जो लिखें, लेकिन आपको आंसर वर्ड में देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, आंसर वर्ड में देना पड़ेगा, नहीं तो इतनी छोटी छोटी चीजों के वो आधे नंबर काट सकते हैं। या देखो जरा से में अपने नंबर कट जाए अच्छा नहीं लगेगा, मान लीजिए आपके 80 में से 79 आ रहे हैं या 79.5 आ रहे हैं, तो फुल मार्क्स आप रह गए तो आपको बहुत अकड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द
डिस्टेंस कवर्ड। देखो एक टैक्सी जो है वो चार्ज करती है, एक सिटी के अंदर एक टैक्सी है जो चार्ज करती है। पहले जो चार्ज रहता है उसका फिक्स रहता है पहले किलोमीटर के लिए, है ना। उसके बाद वो जितने भी किलोमीटर चलती है उसका चार्ज अपना अलग रहता है हर किलोमीटर के हिसाब से। तो वो आगे जितना भी किलोमीटर चलेगी उसका चार्ज वो जोड़ेगी। आगे लिखा है इसमें, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो उसमें लिखा है कि 10 किलोमीटर के लिए वो 105 रुपए का जो है चार्ज उसमें चुकाना पड़ता है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। मतलब अगर जर्नी 15 किलोमीटर की हो तो चार्ज जो है 155 रुपए हो जाता है। 5 किलोमीटर की वजह से 50 रुपए बढ़ गया। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो उसका जो पहले फिक्स चार्ज है वो भी आपको बताना है, साथ ही साथ उसका पर किलोमीटर चार्ज वो आगे कितना चार्ज करती टैक्सी वो भी आपको बताना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये क्वेश्चन के अंदर एक और एडिशनल क्वेश्चन है कि पहले तो आप एक्स और वाई निकालो, फिर उनका यूज करके आप ये भी बता दो कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज देना होगा। देखो ये क्वेश्चन बनाने के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपने 9th क्लास में इसमें की वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाई ही होगी, ठीक है। आपके सीबीक्यू में आया होगा या इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे एनसीईआरटी के। बट फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको एक बेसिक उदाहरण में समझाता हूँ कि जब भी हम कहीं पे टैक्सी करते हैं, कहीं पे ट्रेवल्स की टैक्सी जो रहती है, हमें कहीं जाना होता है, घूमने जाना होता है, कहीं पे टूर पे जाना होता है, तो वो बताता है कि जो मेरा पहले किलोमीटर का चार्ज है वो 30 रुपए है, और उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर चलो मैं आपसे 25 रुपए लूंगा, क्योंकि पहला किलोमीटर मेरा फिक्स है कि मुझे 30 रुपए लेना है। आप चाहे 10 किलोमीटर जाओ, 100 किलोमीटर जाओ, 1000 किलोमीटर जाओ, उसके बाद मैं आपसे 25 रुपए लूंगा, ठीक है। तो ऐसे टैक्सी वालों के भाड़े फिक्स होते हैं कि पहले किलोमीटर का उनका चार्ज हमेशा फिक्स होता है। आप ऑटो रिक्शा करो या आप कहीं पे जाना चाहते हो, किसी मार्केट में जाना चाहते हो, तो पहले सबसे छोटी डिस्टेंस भी अगर आप जाओगे ना तो आपसे 30 रुपए लेगा, जबकि 1 किलोमीटर का 25 रुपए। अगर आप बोलो मैं आधा किलोमीटर ही जाना चाहता हूँ, तब भी वो आपसे बोलेगा नहीं मुझे 30 रुपए तो चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको बनाना पड़ेगा। तो उसने पूछा है कि पहला फिक्स अमाउंट और दूसरा उसके बाद में भाड़े, जितना किलोमीटर चला उतना उसने कितना भाड़ा लिया वो बताना है। तो आपको जो है पहले किलोमीटर के लिए आप मान लोगे एक्स, और उसके बाद में जितना एडिशनल रहेगा उसके लिए आप कितना मान लोगे वाई, ठीक है। इसके बाद जो उसका एडिशनल क्वेश्चन उसने दे रखा है थर्ड वाला, वो भी हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहां देखते हैं सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले लेट, उसका जो लेट द फिक्स्ड चार्ज। अब जो फिक्स्ड चार्ज है उसका, है ना, जो भी फिक्स्ड चार्ज वो ले रही है वो कितना होना चाहिए टैक्सी का, ₹X, हम एक्स मान लेते हैं। उसके बाद पर किलोमीटर की जो डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज लेगी वो भी मानना पड़ेगा। आप लिखेंगे एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के लिए उसके बाद जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा वाई। यहाँ आप अपनी ओन लैंग्वेज में जो चाहे वर्ड लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एक्स और वाई जरूर मानना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू। ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो और फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। अब यहाँ पे बनानी है हमको इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए देखिए सुनिए, चार्ज पहले हमसे फिक्स लेगा, उसके बाद जितना किलोमीटर जाओगे उतना लेगा, दोनों को जोड़ के इसका टोटल अमाउंट बनेगा। तो उसने पहले कहा है कि फिक्स चार्ज तो उसने ले लिया पहले में, है ना। उसके बाद 10 रुपए, सॉरी 10 किलोमीटर गए, तो 10 किलोमीटर के लिए चार्ज ये वाला जुड़ेगा, पहले किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए ये। तो 10 किलोमीटर के लिए मतलब 10Y। और टोटल जो चार्ज लिया था पहली बार में कितना लिया था उसने, 105 रुपए, ठीक है। सेकेंड बार में भी यही करेंगे इक्वेशन। पहला चार्ज तो हमारा एक्स फिक्स है, उसके बाद उसने कहा सर वो 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर जाने के लिए उसने टोटल चार्ज कितना लिया, 155 रुपए। इस तरीके से हमारी दोनों इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको वो टैक्सी दे देगा, ऑटो रिक्शा दे देगा, या उबर का क्वेश्चन लिया आएगा, है ना, रेपिडो का लिया आएगा, कुछ भी ला सकता है आजकल तो। मॉडिफाइड क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों का वो टेस्ट चेक करते हैं, मतलब माइंड चेक करते हैं कि कितना वो लोग सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ भी क्या करेंगे, हम कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लेंगे, दोनों ही प्लस की, उधर जाके माइनस होगी तो कोई सी भी ले लो, आप चाहो 10Y ले लो, 15Y ले लो। हम फर्स्ट को उठाते हैं, फर्स्ट को उठाते हैं तो x प्लस 10Y इज इक्वल टू 105। इसको उठा के उधर ले गए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10Y।
अब ये वैल्यू आपकी जो ये इक्वेशन जो हो गई ये कौन सी हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका जो वैल्यू है आप किसमें पुट करोगे, क्योंकि हमने फर्स्ट ली थी तो सेकंड में पुट करेंगे, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट ली थी, ठीक है, उसके बाद हम सेकंड में रखेंगे, तो आप लिखोगे इन इक्वेशन सेकंड, यही लिख देता हूं। अब आपको सेकंड इक्वेशन लिखना होगी तो सेकंड लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की वैल्यू रख दें, x की वैल्यू है आपकी 105 माइनस 10y और प्लस का क्या चल रहा है 15y इज इक्वल टू 155। देखिए 105 तो अपनी जगह है, चाहो तो इसको उठा के अभी इधर भेज दो, और 10y माइनस का 10y और प्लस का 15y, इसको कैलकुलेट कर ले तो माइनस प्लस माइनस 15 में से 10 जाएंगे, बचेंगे आपके 5y, क्योंकि बड़ी में प्लस था इसलिए प्लस, और ये जो 105 उठ के इधर आ जाएगा तो काय में हो जाएगा ये माइनस का 105। ठीक है, अब 155 में से 105 जाएंगे तो जाहिर सी बात है 50 रुपए ही बचेंगे, है ना, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 5y। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ये 5y जो है ये उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू 50/5। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना बचेगा 10। तो कुल मिला के आपकी जो 10 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10 रुपए। तो इतना तो पता चल गया कि जो टैक्सी है वो 10 रुपए पर किलोमीटर बाद में चार्ज करती है, ठीक है, और पहला जो उसका फिक्स चार्ज है अब हमें वो निकालना है, तो इस वैल्यू को हम उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड लिखते हैं, ये रही हमारी इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10y। अब यहाँ पे जो है y की वैल्यू रखना है, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे कितना हो जाएगा 100, ठीक, और 105 में से 100 घटाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मतलब टैक्सी वाला बेचारा बड़ा अच्छा था, पहले किलोमीटर के लिए सिर्फ 5 रुपए चार्ज कर रहा है, उसके बाद वो 10 रुपए करता है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, पहले किलोमीटर के लिए उनका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है और बाद के लिए कम होता है, लेकिन ये टैक्सी वाला पता नहीं कौन सी दुनिया में चला रहा है, घाटा खा रहा होगा बेचारा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि इतना ही काफी नहीं। अब अगर मान लो कोई इंसान जा रहा है 25 किलोमीटर, अब उसको 25 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए चार्ज कितना बनेगा, ठीक है, तो 25 किलोमीटर के लिए हमें यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस इक्वेशन को बना के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज लिखना पड़ेगी, वो क्या लिखना पड़ेगी कि आप सबसे पहले तो, क्योंकि हमने निकाला है ना ये फिक्स चार्ज था, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप हैंस फिक्स्ड चार्ज। आपका फिक्स्ड चार्ज कितना है ₹5, 5 रुपए है हर किलोमीटर के लिए, एंड पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा ₹10, क्योंकि x की वैल्यू तो 5 हो गई और y की 10 हो गई। अब आपको जो है इससे इक्वेशन भी बनानी है, इक्वेशन कौन सी बनेगी मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक आगे की भी लाइन लिखी हुई है कि एक पर्सन को अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, उसको अभी ही जाना है 25 किलोमीटर, तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसको पता नहीं क्यों अभी जाना है, हमारा जबकि आंसर आ गया, लेकिन फिर भी उसको जाना है तो चलिए उसको पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 25 किलोमीटर के लिए चार्ज बताना है, तो आप लिखोगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या बनेगा, पहला चार्ज फिक्स रहेगा, उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो पहला चार्ज फिक्स कितना था हमारा 5 रुपीज, और उसके बाद में 25 इंटू वाई कितना था हमारा 10 रुपीज, मतलब 10 रुपए का अमाउंट आपको देना है पर किलोमीटर, तो 5 यही रहेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 250 और ये जुड़ के हो जाएगा 255। तो 255 रुपीज उसको पे करना होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट 255 रुपीज, यह हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। उसमें लिखा है कि एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है अगर उसके न्यूमरेटर में 2 जोड़ दें
और उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में क्या जोड़ दे, 2 जोड़ दे। इसके बाद उसके आगे उसने कहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर 3 दोनों में जुड़ जाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। तो आपको जो है सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी। इक्वेशन तैयार करने के बाद में ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन। उसने किसी फ्रैक्शन की बात कही और लास्ट में ये भी कहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो जो भी हमें फाइंड करना होता है वो हम मानते हैं। तो हमने मान लिया लेट द फ्रैक्शन इज x/y, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x होगा, डिनोमिनेटर y होगा, लेकिन जब इतने में ही काम चल रहा है तो फिर हम फालतू दिमाग क्यों लगाए, ठीक है। तो अब उसने कहा है जैसा वैसा हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू। उसने क्या कहा है कि फ्रैक्शन में दोनों में 2 जोड़ दो। तो पहले तो हम भैया एक काम करते, दोनों में 2 जोड़ देते हैं। तो वो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 9/11, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 का जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, प्लस 11 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब 9 का y में करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 9y, और 9 का प्लस के 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18। अब ये सारा पोर्शन जो है इधर ही रहने दो, क्योंकि हमको तो जो है इक्वेशन बनानी है। तो या तो आप इसको, क्योंकि हमको y की वैल्यू भी रखनी है, तो एक काम कर सकते हैं, फिलहाल चलिए अपन इक्वेशन बना लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। तो 11x पहला वेरिएबल, दूसरा ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस का 9y। अब 18 तो यहीं रहेगा, ये नंबर उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस का 22। ये हो गया। नेक्स्ट 11x माइनस का 9y, इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का 4। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड के लिए क्या करना है, फॉर सेकंड कंडीशन केस 2। केस 1 में तो हमने हमारा काम कर दिया, केस 2 में उसने कहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दोगे आप। तो चलिए उसकी अगली बात मान देते हैं, है ना। नाउ आप चाहे तो यहाँ पे केस 1 लिख सकते हैं, फिर यहां लिख सकते हैं केस 2, ठीक है। अब उसने जो कहा है उसकी बात सुन लो कि 3 जोड़ दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ दो। तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो बन जाता है 5/6। सेम काम करना है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का x में हो जाएगा 6x, प्लस 6 का 3 में होगा तो ये बन जाएगा 18। ऐसे ही इसका इसमें होगा तो 5 का y में 5y, और 5 का प्लस के 3 में बनेगा तो प्लस का 15। आप यहीं पे अगर इसको ऐसा वैसा कर दे तो देखो क्वेश्चन चाहता है कि वो 2 इक्वेशन बनाए आप, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहीं पे इसको खत्म कर दूं, इक्वेशन 2 बनाने की जरूरत नहीं, तो हम इसी को दूसरी के वैल्यू को इसमें रख देंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 18 को भी इधर भेज दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5y प्लस 15 और माइनस का 18, ठीक है। ये हो गया। अब अगला पार्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है, 5y आ गया, 18 आ गया, और ये 6 का जो है इसको इसके मल्टीप्लाई में लिख दो या पहले इनको कैलकुलेट कर दो, ठीक। तो आप लिखोगे 6x, ये 5y तो एज इट इजी रहेगा, प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 गए तो 3 बचेगा, वो भी माइनस का। अब ये 6 जो है अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3/6। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आप इक्वेशन नंबर 2 अगर बनाते तो ऐसे बनाते, फिर आप वापस से उसको कैलकुलेट करते, इधर से उधर करते और फिर इक्वेशन 3 बनाते, फिर उसको रखते, तो बेटर हो गया ना, अपन ने इसी को पहले ही ऐसा बना दिया कि हमें बस सीधे वैल्यू रखना पड़ेगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, अपना काम थोड़ा आसान हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब सीधे इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, ये दे रखी है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। अब वैल्यू x की रखना है तो 11 तो रहेगा बाहर, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 5y माइनस 3 और अपॉन में 6, ठीक। और यहाँ पे चल रहा है आपका माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। अब देखिए यहाँ अगर 6 से 11 कट जाता तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये नहीं कटेगा, थोड़ी सी हमारे लिए बैड लक है। तो अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ तो 55 y, और 11 का 3 में होगा तो 33, ठीक है। और अपॉन में 6 तो चल ही रहा है, लिख देते हैं
इधर चल रहा है आपका माइनस का 9y, इसको थोड़ा दूर लिखना, यहां मत लिखना, इज इक्वल टू माइनस का 4। अब ये लंगड़ा फ्रैक्शन बन गया है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर इसमें कर दो, तो आप क्या लिखेंगे 55y माइनस 33। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 54y, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24। फायदा हुआ, सीधे यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम वाला काम ही खत्म हो गया अपना। 55y में से 44y चले जाएंगे तो कितना बचेगा सिंगल y, और ये माइनस का 33 उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 33। अब क्या करना है, ये प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 जाएंगे तो आपका बचेगा 9, क्योंकि बड़ी वाली प्लस की थी तो ये भी हो जाएगी प्लस की, तो y की वैल्यू तो आपकी आ गई 9। अब इस y की वैल्यू को रख दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वाला तो काम ही नहीं है, इस पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, टाइम में रख रहे हैं हम, सेकंड में रख रहे हैं तो सेकंड, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब सेकंड में रखते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई की वैल्यू निकाली थी 9 और माइनस का 3/6, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 5 जो होता है आपका 45 माइनस का 3/6। 45 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे आपके 42 और अपॉन में 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा आपकी x की वैल्यू कितनी 7, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 7। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे पूछा था फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन हमने माना था x अपॉन वाई, तो यहां लिखना पड़ेगा हेंस। हेंस का मतलब होता है इसी तरह, फ्रैक्शन विल बी या फ्रैक्शन आर, जो भी आपको लिखना है, क्या हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 7 और अपॉन y की वैल्यू कितनी आई है 9, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है। एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि ये एज के ऊपर काफी क्वेश्चन पहले बनते भी थे, थोड़ा सा मॉडिफाई भी करते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को समझेंगे आराम से, उसके वर्डिंग्स को समझेंगे तो आप इसको कर भी पाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब आज से 5 साल के बाद जो जेकब की एज है, उम्र है, वो उसके जो बेटे की उम्र है उससे 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आगे लिखा है 5 year ago, 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले, जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स, जेकब की जो उम्र है वो कितनी थी 7 गुनी थी, दैट ऑफ हिज सन, उसकी पुत्र से, उसके पुत्र से, ठीक है। आपको बताना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब उनकी जो आज की वर्तमान उम्र है वो कितनी है। तो वर्तमान उम्र x और y होगी, है ना, और x और y हमें ढूंढना है, तो जो ढूंढना होता है उसे हम मान लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जिसमें हमको सबसे पहले इक्वेशन बनानी होगी, और इक्वेशन बनाने से पहले ये देख लेते हैं हमको किसने पूछा, क्या पूछा, जो है उसने प्रेजेंट एज पूछी, किसकी, जेकब की और उसके बेटे की। तो हम जो है यहाँ पे लेट जेकब्स प्रेजेंट एज, जो पूछा जाता है हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। जेकब की प्रेजेंट एज हमने मान ली x है, एंड हीज सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y। यहाँ पे x और y हमने दोनों ने अलग अलग मान लिए, ठीक है। अब उसकी जो कंडीशन है अप्लाई करना थी, अब हम एक एक करके उसकी कंडीशनों को अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन को जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सबसे पहले हो जाएगा अपना केस 1 और उसके बाद हो जाएगा अपना केस 2। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए केस 1 में अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो उसने सबसे पहले कहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जो है, तो अभी हम केस 1 लेते हैं और इक्वेशन तैयार करनी होगी, तो 5 साल बाद, तो पहले तो जेकब उसकी 5 साल बढ़ा दूं, क्योंकि 5 साल बाद जेकब में 5 साल ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और वैसे ही उसके सन में भी जो है क्या है 5 साल बढ़ जाएंगे। इस तरीके से दोनों की उम्र 5 साल बढ़ जाए, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है, अगर 5 साल पहले की बात होती तो हम 5 साल माइनस कर देते, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का मोड समझना होगा, वर्ड समझना होंगे। तो उसने कहा है 5 साल बाद, आगे उसने क्या कहा है कि 5 साल के बाद जो है उसकी जेकब की आयु या जेकब की एज जो है उसके सन की एज के 3 टाइम्स हो जाती है, मतलब 3 गुना हो जाती है। तो मैं इसको 3 टाइम्स कर दूं,
यहाँ पे इस पूरे की 3 टाइम्स होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो इक्वेशन नया बनने के लिए हमारा रेडी हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3y और प्लस ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब y को उठा के इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू, अच्छा ये जो 5 है ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ये 15 माइनस 5, तो आपका ये बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की तलाश है ना, 2 के लिए कंडीशन क्या बनेगी हमारी, केस 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब, नाउ केस 2, केस 2 क्या कहता है, केस 2 में लिखा हुआ है कि जब जेकब 5 साल पहले, 5 years एगो लिखा हुआ है, जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब 5 साल पहले जाना है, तो जाहिर सी बात है आज से 5 साल पहले तो एक्स और वाई तो इनकी प्रेजेंट एज है। 5 साल बाद कहा तो हमने 5 साल बढ़ा दिया, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो चलिए 5 साल घटा भी देते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5, दोनों में 5 साल घटा दिए। अब उसने कहा है कि जेकब की जो एज है उसके सन की एज के 7 टाइम हो जाती है, तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का। वंस अगेन जो हमारे पास में होगा वो होगा x माइनस 5 और यहाँ होगा 7y माइनस 7 5 जा 35, ठीक। इस तरीके से जो ये माइनस का 5 है ये भी हम उधर ही भेज देंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो है इक्वेशन जब हम थर्ड तैयार करते हैं सेकंड से, तो हमें थर्ड तैयार नहीं करना पड़ेगी, हम ये जो सेकंड इक्वेशन बनाएंगे इसी को इसमें यूज कर लेंगे फर्स्ट में और हमारा आंसर ले आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमारा काम यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो जो ये y इधर, ये 5 इधर आ जाएगा, 7y माइनस 35 और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसे आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में है x इज इक्वल टू 7y, तो एज इट इज रहेगा, उसके साथ में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 30, और इसको नाम दे देंगे हम अपना इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इससे हमें एक फायदा हो गया कि हमें जो सेकंड के बाद में थर्ड बनानी पड़ती वो नहीं बनानी पड़ेगी, हम सीधे सीधे यहीं से x की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख के अपने जो है वैल्यू फाइंड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट एक बार फिर लिख लेते, इक्वेशन फर्स्ट का आपकी ये रही, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू आपको रखना है 7y माइनस का 30 और इधर ऑलरेडी माइनस का 3y लिखा हुआ है इज इक्वल टू 10। अब देखिए y कैलकुलेट हो जाएंगे और ये माइनस का 30 जो इधर आ जाएगा, तो 7y में से 3y जाएंगे तो 4y बचेगा, उसके बाद में जो माइनस का 30 उठ के इधर आ जाएगा तो 10 के प्लस में हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका आंसर आएगा तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 40, और ये 4 जो मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 40 अपॉन हो जाएगा ये 4, ये इससे कैंसल आउट करेगा इसको, तो कितना बचेगा 10। तो इस तरीके से y की वैल्यू तो आ गई 10। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जेकब के जो सन की एज है वो कितनी है, 10 साल। अब हमें जेकब की एज फाइंड करना है, तो इस y को उठा के हम काय में रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि थर्ड तो है नहीं, हमने सेकंड को ही माना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम इसमें रख देंगे, तो इस पार्ट में देखते हैं। अब हमको जो है इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है, सेकंड को एक बार फिर से लिख लेते हैं, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 7y माइनस का 30, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप x इज इक्वल टू 7 इंटू y की वैल्यू जो आई है वो आई है 10, माइनस का हो जाएगा 30 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 10 मतलब 70, और ये हो जाएगा माइनस का आपका 30। अब 70 में से 30 जाएंगे या 70 में से 30 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 40। इस तरीके से हमारे पास में आ गई x की भी वैल्यू, मतलब जेकब की भी प्रेजेंट एज। लेकिन हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर जेकब्स प्रेजेंट एज इज, कितनी है जेकब की, जेकब की हमने x मानी थी, तो कितनी हो जाएगी 40 years, एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज, हिज सन्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 years, ठीक है। तो y मानी थी तो y का कितना हो जाएगा 10 years। इस तरीके से यह हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे,
जी नहीं, आपका आखिरी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, आपका आखिरी क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कब करेंगे और शेयर कब करेंगे? प्लीज़ अगर आपको वाक़ई में वीडियो अच्छा लगा और ये एक्सरसाइज़ पूरी दिमाग में घुस गई है, तो एक बार अपने रिश्तेदारों, भाई-बहनों, दोस्तों में से जम के शेयर कर दो और थोड़ा-सा अच्छे-अच्छे कमेंट्स किया करो, बढ़िया-बढ़िया कमेंट्स किया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ऐसा-वैसा। लाइक भी कर दिया करो थोड़ा-सा, है ना? ताकि ये शेयर होता रहे, लोगों को मिलता रहे, लोगों को वाक़ई समझ में आए कि यहाँ पे कोई अच्छा कर रहा है। दूसरा ऑडियो में और विजुअलाइजेशन में जो-जो भी मैं कमियाँ ठीक करते जाऊँगा समय-समय पे, है ना? धीरे-धीरे सारे काम होंगे, लेकिन तब तक आपको बने रहना है और ज़रा-सा भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, ना ही परेशान होना है। आप बस जब भी ऐसा लगता है कोई डिफिकल्टीज़ आ रही है या कुछ आ रही है, तो आप एक बार कमेंट में बता दें मुझे ताकि अपन उसको आगे चल के थोड़ा-सा सॉल्व कर लें। लेकिन दूसरा ये कि कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि उनको ब्लर दिखता है, तो ब्लर इसलिए दिखता है क्योंकि आप क्वालिटी नहीं बढ़ाते हैं। अगर आप फ़ोन में 144 पे या 140 पे चलाएँगे, तो थोड़ा-सा वो पिक्सल का जो है मतलब प्रॉब्लम आएगी। तो आप जो है उसको एटलीस्ट मोबाइल पे देख रहे हैं 360 पे चलाएँ, 360p पे भी ठीक दिखता है। उसके अलावा अगर आप बड़ी स्क्रीन टैबलेट में देखते हैं या फिर आप कहीं पे टीवी वगैरह पे लगा के देखते हैं, तो आपको वो 720 तक तो जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है ना कि क्वालिटी कहीं न कहीं आपको फिर ब्लर दिखेगी। और दूसरा क्या है कि आप हो सकता है आपके मोबाइल का ब्राइटनेस कम हो या नेटवर्क इश्यू आ रहा हो, इस चक्कर में भी ऐसा होता है। तो आप जो है उसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।